Jai Hind friends, let's start. With reference to an organization named BirdLife International, which of the following statement are correct? Select the correct answer given code given below. ठीक है, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, तो दोस्तों मैंने इसके पहले भी आपको कहा था जब इंटरनेशनल वर्ड आता है तो समझना वो एक एनजीओ है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। इट आइडेंटिफाइज द साइट नोन रेफरेंस टू एन इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज। अभी यहाँ पे नाम में क्या है? बर्ड लाइफ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बर्ड, तो ये स्टेटमेंट तो सही होगा। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखते हैं इसको। इट इज एन इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप। अभी देखो यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल बोला है, मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप तो होगा, ये तो स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, मतलब वन एंड फर्स्ट एंड थर्ड तो हर हालत में सही हो गए, तो ये गया, बचे सी और डी। तो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये जो कंसेप्ट है ना, तो वो दिया था नॉर्मन मेयर ने। कब दिया था? 1988 में। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3। ओके, ये जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक ग्रुप ऑफ कंजर्वेशन है, जो कि 1988 में ही इस्टेब्लिश हुआ था। अभी यहाँ पर हॉटस्पॉट के बारे में बता रहे थे, तो देखो वर्ल्ड में 36 टोटल हॉटस्पॉट है और इंडिया में 4 है। ठीक है, और इंडिया में कौन कौन से 4 हॉटस्पॉट है? देखो, इसके पहले भी हमने हॉटस्पॉट पे ऑलरेडी डिस्कशन किया था। ठीक है, एक जगह पे मैंने गलती से 32 बोल दिया था टोटल हॉटस्पॉट, बट वो गलत है। 36 टोटल हॉटस्पॉट है इन द वर्ल्ड, और 4 इन इंडिया है। इंडिया में 4 कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है हिमालयाज, उसके बाद वेस्ट घाट, थर्ड है सुंडा लैंड, एंड फोर्थ इंडो बर्मा रीजन। ठीक है, मतलब वो अपने नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है ना, वो वाला प्लस बर्मा का कुछ पार्ट। ठीक है, अभी 79 ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ऑफन सी इन द न्यूज, तो ये किसके लिए ये डिक्लेरेशन हुआ था? तो एक्चुअली ये डिक्लेरेशन हुआ था एन एजेंडा फॉर वीमेन एम्पावरमेंट एंड आउटकम ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वेंट बाय द यूनाइटेड नेशन। ये हुआ था 1995 में हुआ था, और 189 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ का इनका एजेंडा यही था कि विमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी मेडिटेरियन सी पर क्वेश्चन पूछा है। 2014 में मेडिटेरियन सी एक ऑप्शन में था। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी, which of the following countries of the साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट द मेडिटेरियन सी? तो देखो मेडिटेरियन सी को 21 कंट्रीज बाउंड्री शेयर करते हैं, मतलब ये मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर लगभग 21 कंट्रीज है जो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन। मेडिटेरियन सी एक इंटरकॉन्टिनेंटल सी है, जो कि यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है। ठीक है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी में क्या होता है? विंटर रेनफॉल होता है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे देखो। ओके, 80 वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले। ईच डे is more or less the same. The morning is clear and bright with the sea breeze. Sun climbs high in the sky, heat mount up, dark cloud form, the rain comes with the thunder and lightning, but rain is soon over. तो ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल रीजन पे होता है। ठीक है, इसके पहले भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे हमें। मेडिटेरियन सी के बारे में उन्होंने बताया था कि विंटर में क्या होता है, यहाँ पर रेनफॉल होता है। और मानसून क्या है? तो मानसून एक सीजनल रिवर्सल विंड्स है। ओके, तो देखो कितनी बार क्वेश्चन की थीम रिपीट हुई है यहाँ पर। अभी
क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से फॉरेस्ट में टीक टीक नाम का जो ट्री है ना वो डोमिनेंट स्पीसीज है। तो टीक सबसे ज्यादा पाया जाता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में, या फिर इसे मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। ये जो फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। और स्प्रिंग के महीने में या फिर स्प्रिंग के सीजन में क्या होता है, पतझड़ होती है, मतलब लीव्स क्या होती है, शेड होती है। ओके। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में कहाँ कहाँ पर है? तो झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट घाट में होता है। वेस्टर्न घाट में। और कौन कौन से ट्रीज मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में? तो साल, फिर शीशम, महुआ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट और काफी बार पूछा भी गया है ये, ठीक है, 2023 में भी इसकी ये पूछा था, उसका नाम है रेड सैंडलवुड, रक्त चंदन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है, अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज स्टेडीली इंक्रीजेस इन द लास्ट डिकेड। द gross domestic product at market price in rupees has steadily increases in the last decade। दोस्तों मैंने इसके पहले आपको बोला था कि ये स्टेडीली जब वर्ड आता है तो क्या समझना है, यहाँ पर ट्रैप है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बट एक जगह अभी थोड़ा समझ लो, इन्होंने क्या कहा है, रेट ऑफ द ग्रोथ। ओके। रेट ऑफ द ग्रोथ क्या हो रही है, रियल जीडीपी की स्टेडीली इंक्रीज हो रही है। बट सेकंड स्टेटमेंट देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब रुपीज में क्या हो रहा है, स्टेडीली इंक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। तो याद रखना, जब रेट ऑफ ग्रोथ स्टेडीली इंक्रीज या फिर डिक्रीज है तो गलत होता है। ठीक है। बट ये रुपीज में आ गया स्टेडीली इंक्रीज, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। और ये एक्चुअली 2015 का पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 2005 से लेके 2015 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी 83, to uphold and protect the sovereignty, unity, integrity of India is a provision made in the। तो ये जो प्रोविजन है वो बना है, कहाँ पे बना है? तो वो बना है फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से बोरो किया है? तो यूएसएसआर से बोरो किया है। पार्ट 4 सब क्लॉज ए में, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। डीपीएसपी पर एक क्वेश्चन है, वहां पे डिस्कस करेंगे अभी। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आया फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनेटेड, मतलब ओरिजिनली कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया, तो ये गलत है। एक्चुअली फंडामेंटल ड्यूटीज हमने 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तब हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए थे। ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। बट टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है। 11th भी कब ऐड हुई थी? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में हुआ था। ठीक है। तब हमने 11th फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, राइट टू एजुकेशन, उसे ऐड किया था। ठीक है। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन, अभी यहाँ पे पूछा है हमें बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम का। A community of organisms interacting with one another, this part of the earth which is inhabited by living organ, the flora and fauna of the geographical area। ठीक है, हमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विथ इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अभी ये थोड़ा स्टैटिक पार्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, Legislative Council of State in India can be large in size than half of the Legislative Assembly of that particular state. The governor of the state nominees the chairman of Legislative Council of that particular state.
कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये दोनों भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। आर्टिकल 171 में क्या मेंशन किया है कि नॉट मोर देन वन थर्ड ऑफ मेंबर। ठीक है। अभी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहते हैं, ये 6 साल के लिए क्या होते हैं, 6 साल इनका टेन्योर रहता है, हर 2 साल के लिए वन थर्ड मेंबर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। ठीक है। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, वो बनाना है या नहीं बनाना, वो लेजिस्लेटिव असेंबली पर डिपेंड होता है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो अंडर द आर्टिकल 169, ठीक है। अभी इसको याद ऐसे रखना है कि 13 का स्क्वायर 13 13 7। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली को किन लेजिस्लेटिव काउंसिल का साथ चाहिए, तो इस तरह से कुछ याद रख सकते हो आप। ओके, आपके पास अगर उससे भी अच्छी ट्रिक है तो उससे याद रखो। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट में अपील करते हैं कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, फिर पार्लियामेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाती है अंडर द आर्टिकल 169। ठीक है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेटिव, ओके, पार्लियामेंट में बना भी सकते हैं। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को अबोलिश करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो वो पार्लियामेंट को बता सकते हैं अंडर द आर्टिकल 169। ठीक है। तो अगर अबोलिश करना है तो सिंपल मेजोरिटी। ओके। और बनानी है, ओके, मेकिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो स्पेशल मेजोरिटी। ये कहाँ पे लगती है, देखो स्पेशल मेजोरिटी जब बनाना है ना तब लेजिस्लेटिव असेंबली में लगेगी। ठीक है। रिमूवल के टाइम में कुछ नहीं लगता वहां पे, बट पार्लियामेंट में जब रिमूव करना है ना हमें, तो पार्लियामेंट से सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। ठीक है। बट अबोलिश करने के लिए पार्लियामेंट को वो कंसर्न स्टेट ने क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है, तो याद रख लेना। अभी देखो एक और फैक्ट इसमें याद रखना कि मैंने बोला था वन थर्ड। ठीक है, वन थर्ड से कम नहीं होना चाहिए, बट कैन नॉट बी लेस देन फोर जीरो। ठीक है, 40 से भी कम नहीं होने चाहिए। अभी यहाँ पर मेंबर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, ओके, कौन कौन से मेंबर रहते हैं। देखो इनका ये जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है। ओके। तो वन थर्ड, सॉरी इनडायरेक्टली पूरा नहीं बोल सकते, वन थर्ड जो एमएल, देखो जो एमएलए रहते हैं ना स्टेट के, तो वन थर्ड एमएलसी। देखो देखो पहले समझ लो एमएलसी मतलब क्या होता है। अ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स रहते हैं ना उनको एमएलसी कहा जाता है। और जो असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहते हैं उनको एमएलए कहा जाता है। अभी वन थर्ड एमएलसी इलेक्ट होते हैं अ, जो कंसर्न स्टेट है उनके एमएलए द्वारा। उसके बाद वन थर्ड एमएलए सिटिंग मेंबर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कौन कौन से, म्युनिसिपालिटीज एंड पंचायत वाला, और फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी आ जाता है इसमें, उनसे वन थर्ड इलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद 112 जो टीचर लोगों से 112 एमएलसीज इलेक्ट होके आते हैं। फिर 112 जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट है ना, उनसे वन थर्ड एमएलसी इलेक्ट होके आते हैं। बाद में अभी यस देखो कितने हुए, वन थर्ड, वन थर्ड, 112 एंड 112। और अभी जो रिमेनिंग है ना वो गवर्नर नॉमिनेट करता है। ठीक है, गवर्नर नॉमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ जिस पर्सन को लिटरेचर में, साइंस, आर्ट, फिर सोशल सर्विसेज में क्या है, अच्छा खासा नॉलेज है, या फिर वो स्कॉलर है, एक्सपीरियंस है, उनको गवर्नर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। तो आई होप ऑल सब कुछ क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायत राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द पंचायत राज, ठीक है, फंडामेंटल पूछा है हमें। तो पंचायत राज का फंडामेंटल क्या है, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, सही है। ओके। एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। ओके, ये दो स्टेटमेंट्स, सॉरी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सही है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1 एंड 3। लगता है इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, बट ये गलत है। ठीक है, इसके फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं और पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, ओके, ग्रास रूट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों ही इनके फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं है और फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। अभी पंचायत राज कब आया था वो पूरा हमने काफी बार डिस्कस किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो भी हमें बताने हैं। ठीक है, तो पहले मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो रहता है ना, ये टूल इम्प्लीमेंटेड बाय आरबीआई। ठीक है, अभी इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, फिर सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर एसएलआर क्या है वो ऑलरेडी डिस्कस है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये सभी आता है आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, मतलब ए और 1 एंड 2 ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अभी बैंक रेट होता क्या है? बैंक रेट मतलब देखो, आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसे कहा जाता है बैंक रेट। ओके, और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन टू सेल एंड परचेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अभी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करते हैं? गवर्नमेंट ये सेल एंड परचेस क्यों करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी? टू एडजस्ट लिक्विडिटी इन मार्केट। ठीक है, मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको मैनेज करने के लिए ये करते हैं, मतलब इन्फ्लेशन के लिए। ठीक है, अभी एक आगे क्वेश्चन इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का है, तो मैं थोड़ा और वैल्यू एडिशन यहाँ पे करूंगा। फिलहाल तो ठीक है, तो इसका आंसर है 1 एंड 2। अभी बाकी डिस्कस करते हैं, पब्लिक डेब्ट क्या होता है और पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है। तो पब्लिक डेब्ट मतलब जो पैसे गवर्नमेंट बोरो करता है ना, उसे कहा जाता है पब्लिक डेब्ट। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में। पब्लिक रेवेन्यू मतलब क्या है? गवर्नमेंट के जो इनकम सोर्सेस होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू मतलब टैक्स, फीस, सेल ऑफ पब्लिक गुड एंड सर्विस, उसके बाद जो फाइन लगाते हैं, डोनेशन देते हैं, इन सभी से जो मनी जनरेट होता है उसे पब्लिक रेवेन्यू कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहले इन्फ्लेशन क्या है वो समझ लेते हैं। 2011 में सपोज एक पेन की कीमत थी 2 रुपए, और 2025 में यही पेन की कीमत हुई लेट्स से 10 रुपए। जो ये जो 2 से 10 रुपए तक की वो जो भाववाढ़ हुई है ना, ओके, जनरल प्राइस इन जो प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीजेस हुए हैं ना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। ओके, अभी देखते हैं कि हमें क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन। कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ तक तो सही है, बट ओनली ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आरबीआई हैज नो रोल। ये तो देखो, आरबीआई का कोई रोल ही नहीं है, आरबीआई तो बैंकर्स ऑफ बैंक है। वे डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। देखो, इसके पहले भी मैंने कहा था कि जब दो ऑप्शन सिमिलर होते हैं ना, यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या है? देखो, यहाँ पे सिर्फ डिक्रीज, एक थर्ड ऑप्शन में दिया है डिक्रीज और फोर्थ ऑप्शन में दिया है इंक्रीज। ओके, मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, तो एक्चुअली सी इज द करेक्ट आंसर। जब इंक्रीज मनी सर्कुलेशन होता है ना, तब इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन ये इन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग नहीं होता, ये इन्फ्लेशन बढ़ाता है।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अभी थोड़ा इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन को कर्ब करना है, ठीक है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्या क्या कर सकते हैं अपन? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं? तो मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमने अभी डिस्कस किए थे यहाँ पर। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के बाद फिस्कल पॉलिसी, थर्ड है सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट, फिर प्रमोट करना कंपटीशन को, सब्सिडीज देना, एंड प्राइस कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स या फिर मींस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड, ये इंश्राइन कहाँ पे है? तो ये डीपीएसपी में इंश्राइन है। ठीक है, डीपीएसपी, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके 51, पार्ट 4 में, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में 12 से लेके 35 तक आर्टिकल्स थे। डीपीएसपी हमने किन से बोरो किया है? तो वो है आयरलैंड से। ठीक है, और 1935 में डीपीएसपी को क्या कहा गया था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लग। भाई इन्होंने क्या कहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए अगर जो वुड का जो प्लग रहता है ना, उसकी जगह पे स्टील का प्लग यूज करा, तो ये एग्जांपल किसका है? ठीक है, तो लेबर एग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोसेस, कैपिटल एग्यूमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोसेस, कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, लेबर एग्यूमेंटिंग मतलब क्या होता है कि लेबर की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ाना। मतलब क्या? उनको स्किल डेवलप करना उनका। ठीक है, और कैपिटल एग्यूमेंटेशन मतलब क्या है कि पैसों से पैसा जनरेट करना, कैपिटल टू कैपिटल दैट जनरेट कैपिटल। ठीक है, तो अगर स्टील का प्लग अपन यूज कर रहे हैं, प्लग, मराठी में उसको नांगर बोलते हैं, अगर वो यूज इस्तेमाल करेंगे, और देखो वुडन का अगर नांगर यूज करेंगे, ओके, प्लग यूज करेंगे, तो वो ज्यादा इफेक्टफुल नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू स्टील। बट स्टील अगर करेंगे तो लैंड ज्यादा क्या होगी, मोर कल्टीवेशन के लिए ज्यादा प्रेफरेबल बन जाएगी। तो इससे क्या होगा? मनी जनरेट होगा। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये पता नहीं होता, अपना वही लॉजिक यूज किया रहता, देखो कैपिटल यहाँ पे लेबर, यहाँ पे कैपिटल, बाकी पूरा ऑप्शन सेम है, एक तो लेबर आएगा या फिर कैपिटल आएगा। ओके, और थोड़ा, अब देखो अगर मारना ही तुक्का, तो जो बैठ सकता है उस तरह के तुक्के मारो ना। ठीक है, अभी यहाँ पे भी कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल है, मतलब दोनों में से ये बी इज द बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है तो, ठीक है, इस तरह से तुक्का मार सकते हो। अगर मार, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 88, न्यूक्लियर वेपन स्टेट as recognized by the treaty on the non-proliferation of the nuclear weapon which is commonly known as NPT, means nuclear non-proliferation treaty। देखो इसके कंट्रीज कौन कौन से हैं? तो चाइना एंड फ्रांस, ये दोनों ही इसके कंट्री है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी बाकी कौन कौन से है? तो यूएसए है, यूके है और रशिया है। ठीक है, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान ये इनके मेंबर नहीं है। ओके, और हमने इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान ने नॉट साइन एनपीटी, और नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था बट बाद में विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन 91 है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ, देखो ये क्वेश्चन ना और 2 से 3 बार रिपीट होने वाला है। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल। तो ऑप्शन में देखना है, लोकसभा इलेक्टेड डायरेक्टली, पीपल नहीं है, पीपल कैन अमेंडमेंट नहीं है, राज्यसभा कैन नहीं, रिस्पॉन्सिबल, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। और ये कहाँ पे, क्यों, कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 70,
फाइव है, सब क्लॉज तीन। सब क्लॉज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 75 याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, H1N1 वायरस समटाइम्स सी इन न्यूज, तो इसके H1N1 वायरस से कौन सा डिसीज होता है, तो वो स्वाइन फ्लू होता है। एड्स HIV से होता है। बर्ड फ्लू किससे होता है, H5N1 से होता है बर्ड फ्लू। अभी देखो, डेंगू, फिर जीका, अभी जीका पे भी एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। जीका, फिर चिकनगुनिया, येलो फीवर, ठीक है। ये जो है ना, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जीका, डेंगू, ये मॉस्किटो बॉर्ने डिसीजेस है। और ये एडस इजिप्टी नाम के जो फीमेल मॉस्किटो है ना, उसकी वजह से होता है। ओके, अभी 95 वाला क्वेश्चन करते हैं। विद रेफरेंस टू फ्यूल सेल इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, AC। मैंने कहा था, देखो एग्जामिनर AC की जगह पे DC डाल देगा, DC की जगह पे AC ये कर देगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है एक्चुअली। सेल फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ DC। तो देखो, अगर तीन को हटा भी दोगे ना आप, गलत, ये गलत। आंसर है ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अभी देखते हैं, तब भी बाकी के ऑप्शन भी एनालिसिस करेंगे। फ्यूल सेल कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स, सही बात है, यहाँ तक तो सही है। एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप एंड कंप्यूटर, क्यों भाई, यहाँ पे यूज हो सकता है, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी ये यूज हो सकता है, तो ये यहाँ पे नॉट है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हुआ है। इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल, द फ्यूल सेल इमिट हीट एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके वजह से इमिशन होता नहीं है, नो इमिशन। ओके, अभी थोड़ा हाइड्रोजन पावर फ्यूल सेल जो होते हैं ना, हाइड्रोजन पावर फ्यूल सेल, ये मोर इफिशिएंट होते हैं एज कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है ना, उससे। ठीक है, अभी एसी का यूज कहाँ पे होता है, पावर हाउस में होता है, बिल्डिंग्स में होता है, एसी फ्रिजेस, फिर एसी फ्रिजेस में होता है। ठीक है, और डीसी में करंट फ्लो फ्रॉम वन वन कांस्टेंट डायरेक्शन, ठीक है, फ्लो होता है वन कांस्टेंट डायरेक्शन में। और एग्जाम्पल कौन कौन से डीसी के, टीवी, सेल फोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। विद रेफरेंस टू बायो टॉयलेट यूज्ड बाय द इंडियन रेलवे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Decomposition of human waste in the bio toilet is initiated by fungal inculum। तो ये फंगल इनकोलम नहीं है, वो एक्चुअली अनएरोबिक अमोनिया एंड वाटर वेपर आर द ओनली एंड, नहीं रे बाबा, ओनली ये दोनों ही ने, इससे भी बहुत ज्यादा इसके एंड प्रोडक्ट है ये, तो दोनों भी स्टेटमेंट गलत है। ये किसने शुरू किया था, तो DRDO ने इसके बायो टॉयलेट यूज करना चालू किया था इंडियन रेलवेज में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द नीदर वन एंड टू। The problem of international liquidity is related to non-availability of डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसीज क्या होती है, देखो, जो कंट्री पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेबल होते हैं, उसे कहा जाता है, ठीक है, हार्ड करेंसी। जिस कंट्री की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होती है, उन कंट्री के करेंसी को कहा जाता है हार्ड करेंसी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 96, कलमकारी पेंटिंग, ये हैंडमेड कॉटन टेक्सटाइल है, साउथ इंडिया, मेनली आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश की। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following best describe the main objective of the seed village concept।
ऑप्शन डी से पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द एंटरप्रेन्योर्स इन द विलेज एंड प्रोवाइड देम टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस टू सेट अप सीड कंपनीज। इतना पैसा है गवर्नमेंट के पास कि प्रोवाइड करेंगे टेक्नोलॉजी फाइनेंस? नहीं भाई, रियलिस्टिक होना पड़ता है अपने को। marking some villages exclusively for the production of the certified seed। क्यों, बाकी villages के पास क्या प्रॉब्लम है क्या? ये भी गलत। encouraging the farmers to use their own farm seeds and discouraging them to buy। अरे कुछ भी क्या यार, ये गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। involving the farmers for training in quality seed production and thereby making available quality seeds to other at appropriate time and affordable cost में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी। देखो, बजट डिफिसिट हो रहा है, गवर्नमेंट को कौन कौन सी एक्शन लेनी चाहिए, करेक्ट कौन से, वो पूछा है। तो देखो, डिफिसिट हो रहा है बजट में, ओके, मतलब खर्च ज्यादा हो रहा है पर पैसा आ कम रहा है, तो खर्च कम करना पड़ेगा। तो या फिर खर्च उन्हीं जगह पे करना पड़ेगा जहाँ से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बराबर ये करूंगा। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, क्यों भाई, न्यू इंट्रोड्यूस स्कीम अगर न्यू वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस करेंगे तो खर्च ज्यादा बढ़ेगा, तो ये तो नहीं करेंगे। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, बराबर है, काम की चीज सब्सिडीज देंगे सिर्फ। एक्सपांडिंग इंडस्ट्रीज, ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको इसको बिल्ड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, बहुत ज्यादा खर्च लगेगा। बट अपने पास खर्च पैसे कम है यहाँ पे, ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया है उन्होंने। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 3। भी देखो, यही क्वेश्चन आगे 2018 में शायद फिर रिपीट होने वाला है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अकॉर्डेड जीआई टैग किन किन चीजों को मिला है इन तीनों में से? तिरुपति लड्डू को मिला है क्या? मिला है 2014 में। देखो, ये क्वेश्चन पेपर है 2015 का, मतलब ये करंट अफेयर पे इंस्पायर क्वेश्चन है। राजस्थानी, ये नहीं। बनारस सारीज, ये 2009 में मिला था। ठीक है, अभी देखते हैं जीआई टैग के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। इंडिया इज द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, जो बना था गैट को रिप्लेस करके। अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स के रजिस्टर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये कम इन द इफेक्ट, ओके, ये एक्ट बन गया था। तो इस एक्ट के वजह से 2003 में क्या हुआ, जीआई टैग देना चालू हुआ था। और 2004 में फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट था दार्जिलिंग टी, जिसे जीआई टैग मिला है। ओके, और ये जो जीआई टैग रहते हैं वो 10 साल के लिए वैलिड होते हैं, उसके बाद रिन्यू करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to Indian Renewable Energy Development Agency Limited, which of the following statement are correct? It is public limited government company, it is non-banking financial company। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1987 में। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। और ये प्रोवाइड क्या करती है हमें? तो ये ग्रीन एनर्जी फाइनेंस असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। ओके दोस्तों, अभी बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई डाउट या फिर कुछ सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।